हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई-प्रेप। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था बेसिक इकोनॉमिक टर्म्स लाइक जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, जीडीपी डिफ्लेटर, रियल वैल्यू ऑफ जीडीपी क्या होती है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ जीडीपी क्या होती है, ठीक है। जीवीए भी डिस्कस किया था। तो अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट पे। अच्छा हाँ, एक बात ये बतानी है कि आपको जो वीडियो है ना, अब से क्या मिलेगा, मॉर्निंग में मिलेगा। वीडियो जो मिलेगा वो कब मिलेगा, मॉर्निंग में मिलेगा। क्योंकि क्या होता है, रात में कभी भी अपलोडिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, और दूसरा ये है कि कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता वीडियो बनाने का। तो अब से कब मिलेगा, मॉर्निंग में मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि आपका कोर्स जो है पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, भले ही वीडियो पे व्यूज़ आए या ना आए। क्लियर है? जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को, उनके लिए क्या किया जाएगा, कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा पूरा, ठीक है। और कोशिश यही रहेगी कि जून से पहले क्या हो जाए, कोर्स ख़त्म हो जाए। क्लियर है ये बात? अब आते हैं हम लोग अपना टाइप्स ऑफ मार्केट पे। और टाइप्स ऑफ मार्केट की स्टडी हम लोग कहाँ करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। कहाँ करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, एक आइडियल कंडीशन लेके मैथमेटिकल स्टडी की जाती है इकोनॉमिक्स की, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या किया जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं कि हम लोग आइडियल कंडीशन लेते हैं, आइडियल कंडीशन लेते हैं और मैथमेटिकल स्टडी ज़्यादा करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिकल स्टडी ज़्यादा करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक्स का उतना नहीं देखते। अगर पूछा जाए कि स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कहाँ पे ज़्यादा प्रैक्टिकल होती है, तो प्रैक्टिकल स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कहाँ पे होती है ज़्यादा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। प्रैक्टिकल स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स पूछा जाए कहाँ पे की जाती है, तो वो कहाँ पे होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब जो हम लोग ओवरऑल एज ए कंट्री देखते हैं। क्लियर है ये बात, सबको समझ आ रहा है? तो ये हो गया हमारा क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, हम लोग आइडियल कंडीशन में लेके सब चीज़ों को उनका मैथमेटिकल स्टडी करते हैं। और प्रैक्टिकल स्टडी जो होता है, जो मतलब रियल, जो हमें पता चलता है कि एक्चुअली में हाँ अनएम्प्लॉयमेंट क्यों ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, बजट कितना हमारा होना चाहिए कंट्री का, तो ये प्रैक्टिकल स्टडी कहाँ पे की जाती है, हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। अब आते हैं हम लोग एक डेफिनेशन देख लेते हैं इकोनॉमिक्स की। एक डेफिनेशन हम लोगों ने क्या देखी थी इकोनॉमिक्स की, बेसिक डेफिनेशन क्या देखी थी कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसको भी क्या कहते हैं हम लोग, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। क्लियर है? तो प्रोडक्शन से मतलब क्या है, प्रोडक्शन से मतलब है सप्लाई, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब है क्या, सर्कुलेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से। क्लियर? और हमारा कंजप्शन से क्या मतलब है, डिमांड, ठीक है। क्लियर है ये इतना? अब हम आते हैं एक डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स की और देख लेते हैं क्या, कि इकोनॉमिक्स को अगर साइंटिफिकली डिफाइन किया जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। लोग कैसे अपनी रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं, एलोकेट मतलब कैसे बांटते हैं अपनी नीड्स एंड वांट्स को पूरा करने के लिए, अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए। क्लियर है? अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए कैसे रिसोर्सेज को डिवाइड करते हैं लोग, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, इकोनॉमिक्स। क्लियर है? जैसे कि अगर गरीब आदमी है तो वो कैसे अपनी रिसोर्सेज को एलोकेट करता है, क्या, अपनी इच्छाओं को पूरा करने में। इच्छाएं तो उसकी नहीं होती, गरीब आदमी की इच्छाएं तो कभी पूरी नहीं हो पाती, ठीक है, मगर वो अपनी ज़रूरतें कैसे पूरी करता है। वैसे मिडिल क्लास कैसे अपनी इच्छाओं को पूरा करता है और अपनी कैसे नीड्स एंड वांट्स को पूरा करता है, कि हाँ कि क्या घर होना चाहिए और इंश्योरेंस होना चाहिए, कितना एजुकेशन पे खर्चा होना चाहिए। क्लियर है? कितना हमारा क्या कहते हैं, मान लेते हैं उसके पास क्या होनी चाहिए, नॉर्मल एक कार होनी चाहिए। वैसे ही हायर क्लासेस कैसे अपनी नीड्स एंड वांट्स को पूरा करते हैं, अपनी रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं, वो सब हम लोग कहाँ स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक्स में। क्लियर है ये बात, सबको समझ आ गया? क्लियर है? इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है कि लोग कैसे अपनी रिसोर्सेज को हाउ एलोकेट करते हैं, क्या करने के लिए, अपनी इच्छाओं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, टू सेटिस्फाई हिज हर नीड्स एंड वांट्स। क्लियर है ये बात? पुअर पीपल की क्या होती हैं, नीड्स कुछ और होती हैं, और उसी हिसाब से वो अपनी रिसोर्सेज को क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं। मिडिल क्लास की नीड्स एंड वांट्स कुछ और होती हैं, उसी हिसाब से वो अपनी रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं। और हायर क्लासेस की कैसी नीड्स एंड वांट्स होती हैं, वो उनको पूरा करने के लिए कैसे रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं, कैसे बांटते हैं। क्लियर है? अब आगे आते हैं हम लोग, अगर कभी पूछा जाए कि इकोनॉमिक एजेंट्स क्या होते हैं, तो इकोनॉमिक एजेंट्स क्या होते हैं, हमारे कंज्यूमर्स होते हैं। कंज्यूमर्स मतलब जो लोग डिमांड करते हैं, ये क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। क्लियर है? ये बात सबको समझ आ गया? दूसरा यहाँ पे इकोनॉमिक एजेंट्स में आता है इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल्स। इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल्स से क्या मतलब है,
कि बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस, बड़ी बड़ी कंपनीज, ठीक है। और इंडिविजुअल से मतलब क्या है, बहुत क्या बिग बिजनेसमैन्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक डिसीजंस वो कैसे लेते हैं? इकोनॉमिक डिसीजंस का मतलब क्या है कि अगर मान लेते हैं कोई नया बिजनेसमैन है, वो क्या करना चाहता है, कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो वो सबसे पहले क्या देखेगा कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, हमें क्या प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। दूसरा देखेगा वो कितना प्रोड्यूस करना है, हाउ मच टू प्रोड्यूस, ठीक है। हाउ टू प्रोड्यूस और हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और हाउ मच टू प्रोड्यूस। इसका मतलब क्या है कि कितना प्रोड्यूस करना है और कैसे प्रोड्यूस करना है, क्लियर है। और लास्ट, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, क्लियर है ये बात, सबको समझ आ गया। तो इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल्स भी आते हैं हमारा क्या इकोनॉमिक एजेंट्स में, और वो इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं। क्या डिसीजंस लेते हैं कि कितना प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है और कैसे प्रोड्यूस करना है, क्लियर है, ये बात सबको समझ आ गई है। अब आगे आते हैं हम लोग प्रोड्यूसर्स, ठीक है। प्रोड्यूसर्स भी क्या होते हैं, हमारे इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स मतलब जो पहले से ही क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस्टेब्लिश इंडस्ट्रीज़ हैं, ये हमारे क्या होती हैं, ये भी क्या होती हैं, हमारी प्रोडक्शन इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं, क्लियर है, ये बात सबको समझ आ गया। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मार्केट पे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मोनोपोली की। तो मोनोपोली में क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ एक सिंगल प्रोड्यूसर होता है। यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ एक सिंगल प्रोड्यूसर। क्यों सिंगल प्रोड्यूसर होता है, किस वजह से? एक ही आदमी बेच रहा है एक ही आदमी बेच रहा है सामान। क्यों? क्योंकि उसकी क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, अलग है। उसकी टेक्नोलॉजी क्या है, बहुत एडवांस है, क्लियर है। दूसरा, उसकी टेक्निक्स भी क्या है, अलग हैं। उसकी टेक्निक्स भी क्या हैं, अलग हैं। मतलब टेक्निक्स से मतलब उसका कुछ क्या है, सीक्रेट फॉर्मूला है। जैसे कि अब एग्जांपल समझ लेते हैं नॉर्मल, कि जैसे कहते हैं ना कि अरे हाँ, ये शर्मा जी की जो मिठाई की दुकान है, यहाँ पे क्या है कि उनकी बर्फ़ी जो बहुत बहुत फेमस है, ठीक है। तो क्या है, उनकी बर्फ़ी में उनका एक सीक्रेट फार्मूला है, ठीक है, इस वजह से। तो वैसे ही इनके पास क्या होता है, एक सीक्रेट फार्मूला होता है, क्लियर है ये बात। तो यहाँ पे हमें क्या होता है, टेक्नोलॉजी का यहाँ पे क्या होता है, मेन रोल होता है। तो अब आजकल जो है मेन रोल किसका हो रहा है मोनोपोली में, टेक्नोलॉजी का। और दूसरा सबसे बड़ा रोल किसका है, लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट का। दूसरा सबसे बड़ा रोल किसका है, लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट का। किस वजह से? तो किस वजह से लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट का रोल सबसे ज़्यादा है? क्योंकि हमें क्या करना है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव करनी है, और टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने के लिए हमें पैसा क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा, क्लियर है ये बात, सबको समझ आ रहा है। और दूसरा, जैसे हम एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इंडियन रेलवेज़ के अंडर आता है, तो इंडियन रेलवेज़ भी क्या है, मोनोपोली का ही एग्जाम्पल है। इंडियन रेलवेज़ भी किसका एग्जाम्पल है, मोनोपोली का ही एग्जाम्पल है। तो अब ये लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि हम देख सकते हैं इंडियन रेलवेज़ का मार्केट कितना है, बहुत बड़ा है, ठीक है। कितने एम्प्लॉयज़ हैं, 12.5 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। कितने स्टेशंस हैं, 7349 स्टेशंस हैं। कितने जोन्स हैं, 18 जोन्स हैं। कितना रूट लेंथ है, 67,000 से ज़्यादा क्या है, रूट लेंथ है। तो ये सब मैनेज करने के लिए कितना पैसा चाहिए होगा, आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। मोनोपोली में सबसे ज़्यादा रोल किसका आ जाता है, पैसे का भी आ जाता है। तो लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी हमें मोनोपोली में बहुत रिक्वायरमेंट होती है। ये हम इंडियन रेलवेज़ के एग्जांपल से समझ सकते हैं, क्लियर है बात। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है मोनोपोली का? पहला क्या था कि यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल प्रोड्यूसर होता है। दूसरा क्या है, यहाँ पे कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है। अदर सब्स्टिट्यूट इज़ नॉट अवेलेबल। अदर सब्स्टिट्यूट इज़ नॉट अवेलेबल। अब ये क्या है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कुछ नहीं है, ठीक है। अदर सब्स्टिट्यूट इज़ नॉट, ये खाली क्या है, एक पॉइंट बढ़ाने के लिए और कुछ नहीं है, ठीक है। जो अभी पहले बताया गया, क्या बताया गया कि क्या चाहिए हमें मोनोपोली के लिए, क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी अच्छी चाहिए और पैसा बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये दोनों चीज़ है आपके पास, तो और किसी के पास तो होगी नहीं, क्लियर है। तो इसीलिए दूसरा कोई बना नहीं पाएगा, तो दूसरा सब्स्टिट्यूट कहाँ से अवेलेबल होगा, क्लियर है। तो सेकेंड पॉइंट तो सिर्फ क्या है, एक्स्ट्रा कॉपी भरने के लिए और कुछ नहीं है, क्लियर। तो अब आते हैं हम लोग मेन अपना थर्ड पॉइंट पे, कि यहाँ पे क्या होता है, थर्ड क्या है, यहाँ पे जो प्राइस होता है वो इंडिपेंडेंट डिसाइड किया जाता है। प्राइस जो होता है, डिसीज़न जो होता है, प्राइस डिसीज़न, वो कैसा होता है, इंडिपेंडेंट। मतलब
जो प्रोड्यूस कर रहा है वही डिसाइड करेगा कि भाई हाँ इतना प्राइस हमारा क्या, सब कुछ निकाल के अपना प्रॉफिट बम्पर लगा के अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, प्राइस रखते हैं। क्लियर है? तो प्राइस कौन डिसाइड करता है? जो एक सिंगल प्रोड्यूसर है। क्लियर है? तो अगर हम इंडियन रेलवेज़ की बात करते हैं तो इंडियन रेलवेज़ तो क्या वेलफेयर, इंडिया कैसा है, इंडिया कैसा है, वेलफेयर स्टेट है। तो वो तो लोगों का क्या करना चाहता है, वेलफेयर। तो वो तो प्राइस का क्या रखता है, नॉमिनल। ठीक है? मगर जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं मोनोपोलीज़ में, ठीक है, तो वो क्या करती हैं, प्राइस बहुत ज़्यादा रखती हैं। ये बात सबको समझ आ रही? अब चौथा जो कैरेक्टरिस्टिक है मोनोपोली का, यहाँ पे क्या होता है कि एंट्री क्या है, एंट्री क्या है हमारा, बहुत ही क्या है, मुश्किल है। एंट्री तो हो ही नहीं पाएगी। सबको समझ आ रहा है क्यों नहीं एंट्री हो पाएगी? क्योंकि किसी के पास ना टेक्नोलॉजी है, ना ही उतना क्या कहते हैं, ना सीक्रेट फॉर्मूला है, ना ही क्या है हमारे पास लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। ये बात सबको समझ आएगा? ये तीनों चीज़ें किसी के पास नहीं है, इस वजह से क्या एंट्री तो पॉसिबल है ही नहीं। तो एंट्री में क्या है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है। क्लियर है? तो दूसरा कोई मार्केट में एंटर कर नहीं सकता। और एग्जिट के बारे में आप सब लोग क्या कहेंगे? एग्जिट पॉसिबल है या नहीं? एग्जिट ईजी हो जाएगा कि नहीं? कि अगर मार्केट से निकलना चाहो तो निकल जाओगे कि नहीं? तो यहाँ पे एग्जिट भी क्या है, बहुत ही क्या है, यहाँ पे डिफ़िकल्ट है। एग्जिट भी क्या है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। एग्जिट किस वजह से डिफ़िकल्ट है? क्योंकि हमने अभी क्या बताया कि यहाँ पे मोनोपोली में क्या चाहिए, लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है? तो अगर आप मार्केट से निकलना चाहोगे तो किसी को तो बेचोगे, तो जब बेचोगे तो उतना पैसा किसी के पास तो है नहीं। क्लियर है? और ना ही हर कोई आदमी इतना मैनेज कर सकता है। इंडियन रेलवेज़ का एग्जांपल देख लेते हैं। ये इतना सब मैनेज कर सकता है क्या कोई? ये इतना सब कोई मैनेज कर सकता है? तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एग्ज़िट भी यहाँ पे क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है, और बहुत ही क्या है, डिफ़िकल्ट। क्योंकि ना दूसरा खरीदने को रेडी होगा। अब जैसे इंडियन रेलवेज़ को कोई ख़रीद नहीं सकता, वैसे ही ना ही हर कोई क्या कर सकता है, मैनेज। क्लियर है ये बात? तो नॉट एवरीवन कैन मैनेज इट, और ना ही कोई दूसरा खरीद सकता है, क्योंकि ना ही उसके पास उतना पैसा है। क्लियर है? इंडियन रेलवेज़ को खरीदने के लिए कितना पैसा चाहिए आप खुद सोच सकते हो। क्लियर है? तो ये हमारे क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मोनोपोली के। अब एग्जांपल्स क्या हैं? एक तो अभी बता दिया, एक एग्जांपल क्या है, इंडियन रेलवेज़। सीधा सबको समझ आ गया। दूसरा एग्जांपल क्या है, जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हो, ये भी क्या है, मोनोपोली है। यूट्यूब, वीडियो स्ट्रीमिंग में और कोई है ही नहीं यूट्यूब के अलावा। वीडियो स्ट्रीमिंग में यूट्यूब की क्या है, मोनोपोली है। वैसे सोशल मीडिया में किसकी मोनोपोली है, फेसबुक की। किसकी मोनोपोली है, फेसबुक की। सब कुछ क्या है, फेसबुक का है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। क्लियर है? वैसे ही अगर और एग्जांपल देखना चाहें, और एग्जांपल क्या होंगे इंडिया में, फेविकॉल यूज़ करते हैं सब लोग, तो फेविकॉल का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है इंडिया में। तो पिडिलाइट जो फेविकॉल बनाती है, उसकी भी क्या है, नियर अबाउट मोनोपोली है। क्लियर है ये बात? सबको समझ आ रहा है? तो ये क्या हो गए हमारे मोनोपोली के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ एग्जांपल्स। अब आगे आते हैं हम लोग ओलिगोपोली पे। ठीक है? ओलिगोपोली क्या होती है? ओलिगोपोली में क्या होता है कि कुछ लोग ही, गिनती के लोग होते हैं यहाँ पे क्या, प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं यहाँ पे, बहुत ही कम होते हैं। स्मॉल मतलब क्या कहते हैं, लेस प्रोड्यूसर्स, लेस नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स, लेस नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स। तो ओलिगोपोली में क्या होता है, प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। ठीक है? जनरली यहाँ पे क्या देखा जाता है, जनरली यहाँ पे 2 प्रोड्यूसर्स। ठीक है? तो उस केस में हम लोग क्या कहते हैं, इसको ड्यूओपोली कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, ड्यूओपोली। क्लियर है ये बात? सबको समझ आ गया? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अब अगर यहाँ पे देखा जाए कि इतने कम लोग ही क्यों हैं यहाँ पे मार्केट में, ठीक है, तो ये किस वजह से हैं, अपनी हिस्ट्री की वजह से हैं। हिस्ट्री की वजह से मतलब क्या, हिस्ट्री से क्या मतलब है, हिस्ट्री का मतलब ये है कि जब मार्केट में वो आए थे तब कोई था ही नहीं मार्केट में। जैसे हम एग्जांपल से लेते हैं, जैसे हमारा कोल्ड ड्रिंक वाला जो मार्केट था, तो जब कोल्ड ड्रिंक इंडिया में आया 2000 के आसपास, ठीक है, 90s में आया जब कोल्ड ड्रिंक, तो सिर्फ 2 ही आए मार्केट में। कौन? पेप्सी और कोका कोला। तो इन्होंने इतना ज़्यादा अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया इंडियन मार्केट में कि दूसरा इनके सामने कोई आ ही नहीं पाया। क्लियर है? ठीक है? जैसे अभी डीएस ग्रुप था, डीएस ग्रुप मतलब जो रजनीगंधा बनाता है, ठीक है, डीएस ग्रुप ने कोशिश की थी कोल्ड ड्रिंक के मार्केट में आने की, मगर वो क्या हुआ, पेप्सी एंड कोका कोला के सामने रुक ही नहीं पाया। क्लियर है बात? ये बात सबको समझ आ गई? तो
इनकी हिस्ट्री की वजह से, जो प्रोड्यूसर्स हैं इनकी हिस्ट्री की वजह से, क्योंकि वो जब आए थे तब कोई अवेलेबल ही नहीं था मार्केट में, तो उन्होंने अपने आप को इतना ज़्यादा इस्टेब्लिश कर लिया है एडवर्टीज़मेंट से, सब चीज़ों से, मार्केटिंग से, तो अब उनके सामने कोई और आ नहीं पा रहा है। और दूसरा, लोग विलिंग भी नहीं है आने के लिए इस मार्केट में। क्यों? तो लोग विलिंग क्यों नहीं है? विलिंगनेस क्यों नहीं है? नॉट टू एंटर द मार्केट। तो विलिंगनेस किस वजह से नहीं है? कि अरे ठीक है यार, तुम कोल्ड ड्रिंक बना लो, हम कुछ और बना लेंगे। क्लियर है? ऐसा एटीट्यूड भी होता है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या है, ऐसा एटीट्यूड भी होता है कि चलो ठीक है, तुम कोल्ड ड्रिंक बनाओ, हम कुछ और बना लेंगे, क्योंकि तुमको ख़त्म करने में हमें जितना पैसा वेस्ट करना पड़ेगा उससे ज़्यादा हम पैसा कहीं और कमा सकते हैं। क्लियर है ये बात? सबको समझ आ रही है बात? ठीक है। तो ओलिगोपोली में क्या होते हैं, लेस नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स, जनरली 2 प्रोड्यूसर्स होते हैं, और जब 2 प्रोड्यूसर्स होते हैं तब उसको कहते हैं ड्यूओपोली। क्लियर है ये बात? अब यहाँ पे प्राइस जो होता है, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक जो होती है, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक जो है, जो प्राइस होता है, प्राइस डिसीजन जो होता है, वो क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट का मतलब क्या? जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे इंडिया में कॉफ़ी के 2 ही ब्रांड हैं मेन, एक ब्रू BRU और एक है नेस्कैफ़े। तो अगर मान लेते हैं कि अगर एक अपनी कॉफ़ी महंगी कर देता है, अगर मान लेते हैं ब्रू क्या कर लेता है, अपनी कॉफ़ी महंगी कर लेता है, कॉस्टली कर लेता है, अगर ब्रू अपनी कॉफ़ी क्या कर लेता है, कॉस्टली कर लेता है, महंगी कर लेता है, तो आप सोच सकते हो कि नेस्कैफ़े का मार्केट क्या हो जाएगा, अचानक से जंप कर जाएगा, क्योंकि नियर अबाउट दोनों की कॉफ़ी क्या है, सेम ही है। ठीक है। तो अगर एक प्राइस अपना ज़्यादा बढ़ा लेगा तो घाटा किसको होगा? जो प्राइस ज़्यादा बढ़ाया है। क्लियर है? तो घाटा किसको होगा? जिसने प्राइस अपना क्या कर लिया है, महंगा कर लिया है। क्लियर है? ये बात सबको समझ आ गई है? तो यहाँ पे प्राइस क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, कि जैसा ब्रू कॉफ़ी का प्राइस होगा नियर अबाउट उतना ही प्राइस किसका होगा, नेस्कैफ़े कॉफ़ी का होगा। ये बात सबको समझ आ रही है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है? तो प्राइस डिसीजन क्या होता है, यहाँ पे डिपेंडेंट होता है, कि अगर मान लेते हैं अगर कोई अपना महंगा कर लेता है तो उससे क्या होगा, उसी का घाटा होगा, दूसरे का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। तो वो अपना मार्केट क्या कर देगा, लूज़ कर देगा। क्लियर है? तो प्राइस डिसीजन क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। अब आते हैं यहाँ पे तीसरा कैरेक्टरिस्टिक पे, कि यहाँ पे लोग क्या बना लेते हैं, कार्टेल बना लेते हैं। कार्टेल से क्या मतलब है कि लोग अपना क्या कर लेते हैं, साठ गांठ कर लेते हैं, कोल्यूजन कर लेते हैं, साठ गांठ कर लेते हैं, कोल्यूजन कर लेते हैं। जैसे हम 4-5 ही लोग हैं जिनके पास ये चीज़ अवेलेबल है और हम ही को बेचना है, तो ऐसा क्यों ना करें कि हम लोग आपस में बैठ के डिसाइड कर लें कि हाँ भाई, ये जो प्राइस है, ये जो ये चीज़ है, इसको कितने में बेचनी है। क्लियर है? एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि हमारा क्या है, ओपेक नेशंस। ओपेक नेशंस क्या है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। क्लियर है? तो इन्होंने अपना क्या कर लिया है, एक कार्टेल बना लिया है, एक साठ गांठ कर ली है कि भाई हाँ, हम ही लोग को तेल बेचना है, तो डिसाइड कर लेते हैं कि भाई कितना हम लोग को तेल कितने रुपए में बेचना है, कि $60 पर बैरल में बेचना है कि $100 पर बैरल में बेचना है। क्लियर है? तो उन्होंने अपना क्या कर लिया, सेटिंग कर ली आपस में कि हाँ भाई, ना तुम ज़्यादा बेचोगे ना हम ज़्यादा बेचेंगे। ठीक है? एक प्राइस फिक्स कर लेते हैं कि सबका फ़ायदा हो। क्लियर है? सबका साथ सबका विकास। क्लियर है? ये बात सबको समझ आ गया? तो कार्टेल क्या हो, कार्टेल यहाँ पे तीसरी कैरेक्टरिस्टिक हो गई कि यहाँ पे ओलिगोपोली में जनरली क्या होता है, लोग कार्टेल बना लेते हैं, कोल्यूजन साठ गांठ कर लेते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, उनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये एक तरह की क्या है, एक दूसरी तरह की क्या है, मोनोपोली है। एक दूसरी तरह की क्या है, मोनोपोली है। तो नियरली अ टाइप ऑफ मोनोपोली। इसमें किसी को डाउट तो होगा नहीं? सबको समझ आ गया है? अब आगे देखते हैं यहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट के बारे में। तो एंट्री क्या है यहाँ पे, तो एंट्री क्या है यहाँ पे, हर कोई एंट्री कर सकता है क्या यहाँ पे? अभी बताया, जैसे एग्जांपल पहले बताया कि पेप्सी एंड कोका कोला वाला एग्जांपल था। ठीक है? सब तो एंट्री नहीं कर पा रहे थे। एंट्री क्या है यहाँ पे, डिफ़िकल्ट है, एंट्री डिफ़िकल्ट है। एग्ज़िट डिफ़िकल्ट है कि नहीं? एग्ज़िट के बारे में क्या कहेंगे, एग्ज़िट डिफ़िकल्ट है या नहीं? एग्ज़िट क्या है, ईजी है। क्यों? अब पेप्सी अगर मार्केट से चला जाएगा तो फ़ायदा किसका होगा, कोका कोला का होगा। तो आराम से क्या, हमारा एग्ज़िट तो हम इजीली कर सकते हैं यहाँ पे। ये बात सबको समझ आ गई है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है?
दूसरा, अब यहाँ एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे आप सबसे ज़्यादा एग्जांपल्स आपको आपके पास ही मिल जाएगा, जिससे आप क्या देख रहे हो, ये यूट्यूब देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, मोबाइल फ़ोन, ठीक है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके मोबाइल में, जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके मोबाइल में है कौन सा होगा, या तो एंड्रॉयड होगा या क्या होगा, iOS। तो एंड्रॉयड किसका है, गूगल का है, और iOS किसका है, एप्पल का है। तो सिर्फ यही दो ऑपरेटिंग सिस्टम अभी स्मार्टफोन्स में चल रहे हैं, एंड्रॉयड एंड iOS। क्लियर है। तो ये क्या है, किसका एग्जांपल है, ओलिगोपोली का ही एग्जांपल है। अभी बता दिया ब्रू एंड नेस्कैफे वाला एग्जांपल, पेप्सी एंड कोका कोला का एग्जांपल। क्लियर है, सबको समझ आ गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो ये क्या हो गया, हमारा ओलिगोपोली हो गया। अब आते हैं हम लोग अपना मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन पे। ठीक है, तो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। अब दूसरा जो यहाँ पे सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक है मोनोपोलिस्टिक मार्केट का, मोनोपोलिस्टिक मार्केट का सबसे मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट का सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ब्रांडिंग। ब्रांड जो हम लोग बनाते हैं, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट में, वो सबसे क्या है, इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक है। ब्रांडिंग किस पे डिपेंड करती है, सब डिपेंड करती है किस पे, एडवर्टीजमेंट पे। किस पे डिपेंड करती है, एडवर्टीजमेंट पे। तो अगर ब्रांड बनाना है आपको तो एडवर्टीजमेंट तो करना ही पड़ेगा। क्लियर है, ये बात सबको समझ आ गया है। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट का मेन रोल होता है किसमें, ब्रांडिंग में। और अगर आपका ब्रांड फेमस हो गया, आपका गुडविल हो गया मार्केट में, अगर आपका क्या हो गया, गुडविल हो गया मार्केट में, तो आप फिर क्या बन जाओगे, भगवान बन जाओगे, देवता बन जाओगे। तो सब आपकी चीज़ें क्या करना चाहेंगे, खरीदना चाहेंगे। क्लियर है। तो अब एग्जांपल जैसे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि सब बेचते एक ही चीज़ है, सब बेच रहे हैं कॉटन शर्ट ही, सब क्या कर रहे हैं, कॉटन शर्ट ही बेच रहे हैं। ठीक है, मगर हम क्या प्रेफर करेंगे, खादी ग्राम उद्योग से शर्ट लेना पसंद करेंगे या वैन ह्यूसन से पसंद करेंगे। हम खादी ग्राम उद्योग से शर्ट लेना पसंद करेंगे या वैन ह्यूसन की शर्ट लेना पसंद करेंगे, पीटर इंग्लैंड की पसंद करेंगे या खादी की पसंद करेंगे। क्लियर है, या हम यूसीबी की लेंगे या यूएस पोलो की लेंगे। क्लियर है। तो हमारे पास क्या है, बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो जनरली हम लोग खादी ग्राम उद्योग की तो नहीं खरीदेंगे, किसकी खरीदेंगे, जो अच्छा ब्रांड जो हमें लगता है हम उसकी लेते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे जो है प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करता है, जो प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट जो करता है वो कौन होता है, ब्रांड होता है। प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कौन करता है, ब्रांड। क्लियर है। तो मेन रोल हमने बताया किसका है, ब्रांड का है। तो आपका ब्रांड किस पे डिपेंड करता है, तो आपका ब्रांड किस पे डिपेंड करता है, एडवर्टीजमेंट पे डिपेंड करता है। तो मेन रोल किसका होता है, ब्रांड का होता है। क्लियर है, ये बात सबको समझ आ गया। यहाँ पे भी क्या होता है, फ्रीडम ऑफ, यहाँ पे भी क्या होता है, फ्रीडम ऑफ एग्जिट एंड एंट्री। कोई भी एंट्री कर सकता है मार्केट में और कोई भी क्या कर सकता है, एग्जिट कर सकता है। इजी है। ठीक है, सबको समझ आ गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो मेन रोल किसका है यहाँ पे, ब्रांड का है। ठीक है, प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कौन करता है कि हाँ ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है, कौन करता है, ब्रांड। सब बेच रहे हैं वही कॉटन शर्ट, मगर डिफरेंशिएट कौन कर रहा है, ब्रांड। हम लोग क्या कहते हैं कि यूसीबी की शर्ट अच्छी है, पीटर इंग्लैंड की शर्ट अच्छी है। क्लियर है, वो सब अपनी टेस्ट पे डिपेंड करता है कि यूसीबी की पसंद आ रही है कि पीटर इंग्लैंड की पसंद आ रही है। क्लियर है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट को कौन डिफरेंशिएट करता है, ब्रांड। क्लियर है। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ क्या होता है, एग्जिट एंड एंट्री। और प्राइस कौन डिसाइड करता है, प्राइस कौन डिसाइड करता है, प्राइस डिसाइड करता है कौन, प्राइस भी डिसाइड करता है ब्रांड। क्लियर है, सबको समझ आ गया। जैसे डीजल जो ब्रांड है उसकी जीन्स होती हैं, वो 10-10, 12,000, 20-20, 25, 30-30 हज़ार, 90,000, 1 लाख तक की क्या आती हैं, जीन्स आती हैं। क्लियर। तो यहाँ पे ब्रांड जो होता है वो क्या करता है, डिसाइड करता है प्राइस। क्लियर है। तो जितना ज़्यादा आपका बड़ा ब्रांड होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसका प्राइस होगा। क्लियर है। तो प्राइस डिसीजन किस पे डिपेंड करता है, ब्रांडिंग पे। तो सब कुछ किसके अराउंड घूम रहा है, यहाँ पे ब्रांडिंग के अराउंड क्या हो रहा है, घूम रहा है। अब आते हैं हम लोग परफेक्ट मार्केट पे। तो अब परफेक्ट मार्केट, कोई भी मार्केट हमारा यहाँ पे क्या है, परफेक्ट नहीं है। ये बात सबको समझ आ गई है। कोई भी मार्केट क्या नहीं है हमारा, परफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये क्या है, हमारी एक इमेजिनरी कंडीशन है। ये हमारी क्या है, एक इमेजिनरी कंडीशन है। अब कोई भी मार्केट क्या नहीं बचा है, परफेक्ट नहीं बचा है।
ये बात सबको समझ आ गई है। और ये किस पे डिपेंड करता है, आइडियल कंडीशन। इमेजिनरी कंडीशन है और ये कैसी है, एक आइडियल कंडीशन है। और आइडियल कंडीशन जनरली क्या होती है, किताबों में होती है, वो हमारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसका नहीं होता है, ठीक है। आइडियल कंडीशन क्या होती है, हमारी किताबों में होती है, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं होता है। यहाँ पे भी क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। अब ये लोग क्या बेचते हैं, ये लोग भी सेम चीज़ ही बेचते हैं। मोनोपोलिस्टिक में भी क्या था, सेम ही चीज़ बेच रहे थे, कॉटन शर्ट ही बेच रहे थे, क्लियर है। यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, सेम चीज़ ही बेच रहे हैं, मगर यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे हमारा ब्रांडिंग पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हमारा क्या नहीं है, ब्रांडिंग नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है ब्रांडिंग, यहाँ पे ब्रांडिंग क्यों नहीं पॉसिबल है। अब एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हम मान लेते हैं टमाटर, तो ऐसा थोड़ी कहेंगे कि भाई आदित्य बिरला ग्रुप का टमाटर है, इसको खाओगे तो चेहरे पे क्या आ जाएगी, लालिमा। क्लियर है ये। तो ऐसा तो टमाटर की ब्रांडिंग तो नहीं कर सकते कि ऐसा बोल दिया कि हाँ ये रिलायंस का टमाटर है, इसको खा के चेहरे पे क्या आ जाता है, ग्लो आ जाता है, क्लियर है। तो इसमें यहाँ पे ब्रांडिंग पॉसिबल नहीं है। तो सेम ही चीज़ बेच रहे हैं हम लोग, ठीक है, मगर यहाँ पे ब्रांडिंग पॉसिबल नहीं है। इस वजह से ये किस में आ जाता है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आता है, ठीक है। जनरली क्या होता है, यहाँ पे नॉर्मल चीज़ें यही बेसिक नेसेसिटीज़ आती हैं, बेसिक हमारे फूड आइटम्स आते हैं, क्या ग्रेन्स हो गया, ठीक है, गेहूँ चावल ये सब, ठीक है, वेजिटेबल्स हो गया। मगर वही बताया गया कि ये सिर्फ क्या है, दिखाने के लिए है परफेक्ट, मगर अब परफेक्ट कुछ रहा नहीं, ठीक है। अब इसमें भी हम लोग क्या, अब आ गया है क्या, ऑर्गेनिक फार्मिंग आ गया है, सबको पता है। अब इसमें क्या आ गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग आ गई है। अब ऑर्गेनिक जहाँ भी लगा होता है वहाँ पे 200 रुपये पहले से बढ़ा लो अलग से। ऑर्गेनिक जहाँ लिखा होता है वहाँ पे 200 रुपये क्या अलग से अपने बढ़ा लो, पैसे उतना एक्स्ट्रा लेके जाओ, तभी क्या होगा, आपको वो ऑर्गेनिक वाली चीज़ मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी, क्लियर है। तो ये सबको समझ आ गया। तो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, सेम ही चीज़ बेचते हैं, मगर यहाँ पे ब्रांडिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और मोनोपोलिस्टिक में भी सेम चीज़ बेचते हैं, मगर वहाँ पे क्या है, ब्रांडिंग पॉसिबल है, क्लियर है। अब दूसरा यहाँ पे क्या है कि जब तक गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे, दूसरा यहाँ पे क्या है कि जब तक गवर्नमेंट इंटरफियर ना करे तब तक क्या होता है, प्राइस जो होता है अपने आप डिसाइड होता है। मार्केट इटसेल्फ डिसाइड्स द प्राइस। यहाँ पे जब तक गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं करती तब तक मार्केट ही अपने आप प्राइस डिसाइड कर लेता है। जैसे क्या, जैसे हम बोलते हैं ना, मानसून अच्छा आया, मान लेते हैं मानसून क्या हो गया, अच्छा आया, गुड मानसून है अगर, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, जो हमारा वेजिटेबल्स हैं और जो फूड ग्रेन्स हैं ये क्या हो जाएंगे, सस्ते आएंगे, सस्ते मिलेंगे। क्यों, क्योंकि बरसात अच्छी हुई है, तो उपज भी क्या हुई है, अच्छी हुई है, प्रोडक्शन भी अच्छा हुआ है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन अच्छा हुआ है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा प्राइस अपने आप ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब मानसून ख़राब होगा तब हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का प्राइस जो होगा वो क्या होगा, हाई होगा, क्लियर है। ये बात सबको समझ आ गया है। तो जब तक गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है, प्राइस अपने आप ही डिसाइड हो जाता है मार्केट में, क्लियर है। तो यहाँ पे फ्री फ्लो ऑफ क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स होता है। इस वजह से हमारा प्राइस जो होता है अपने आप ही डिसाइड हो जाता है मार्केट में, जब तक गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे, क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो गया, परफेक्ट कंपटीशन। तो ये हमारे चार क्या थे, हमारे टाइप्स ऑफ मार्केट थे। अब एक चीज़ अभी देख लेते हैं। अभी हमने क्या बोला, यहाँ पे गवर्नमेंट जब तक इंटरफेयर ना करे तब तक क्या होता है, प्राइस अपने आप डिसाइड होता है। तो गवर्नमेंट जब इंटरफेयर करती है प्राइस को कंट्रोल करने में, तो उसको कहते हैं हम लोग प्राइस कंट्रोल मेजर्स। उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्राइस कंट्रोल मेजर्स। अब वही देख लेते हैं, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं प्राइस कंट्रोल मेजर्स क्या होते हैं। तो प्राइस कंट्रोल मेजर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, चीज़ों के प्राइस क्या करती है, कंट्रोल करने की कोशिश करती है। किस वजह से, लोगों का वेलफेयर करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे प्राइस कंट्रोल मेजर में क्या है, प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर का मतलब क्या है, फ्लोर कहाँ होती है, ज़मीन पे ना, फ्लोर क्या होती है, ज़मीन पे होती है।
फ्लोर में गवर्नमेंट क्या करती है कि चीज़ों का प्राइस एक मिनिमम लेवल से नीचे जाने से रोकती है, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, एक मिनिमम लेवल से नीचे जाने से रोकती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिवेंट अ प्राइस फ्रॉम फॉलिंग बिलो अ सर्टेन लेवल, मतलब एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे नहीं जाना चाहिए प्राइस। तो क्या एग्जांपल है प्राइस कंट्रोल मेजर्स के, ठीक है। जैसे हमारा क्या, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट देती है ना, चीज़ों पे देती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये बात सबको समझ आ रही है। दूसरा मिनिमम वेजेस एक्ट जो बनाया गया था, तो मिनिमम वेजेस कि हाँ फैक्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उनका मिनिमम वेजेस क्या होना चाहिए, एक पर्टिकुलर फिक्स कर दिया है गवर्नमेंट ने कि इससे नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, इतना पर्टिकुलर मिनिमम लेवल होना ही चाहिए। तो ये भी कैसा है, प्राइस फ्लोर मेजर ही है, सबको समझ आ गया। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, एक पर्टिकुलर लेवल से प्राइस को नीचे जाने से रोकती है, ठीक है। क्यों रोकती है कि गवर्नमेंट लोगों का क्या कर रही है, वेलफेयर कर रही है, क्योंकि इंडिया क्या है, एक वेलफेयर स्टेट है। ये बात सबको समझ आ रही है। मगर इसका एक निगेटिव इफेक्ट क्या है, कि इससे क्या हो जाता है, निगेटिव इफेक्ट क्या है इसका, इन्फ्लेशन, इससे क्या हो जाती है, महंगाई बढ़ जाती है। क्लियर है। तो अगर मान लेते हैं कि वेजेस हमारे बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे, तो वेजेस ज़्यादा हाई हो जाएंगे तो लेबर क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, लेबर महंगा हो जाएगा, प्रोडक्शन महंगा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी, महंगाई ही ज़्यादा आ जाएगी। सबको समझ आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस लोगों, अब जैसे अभी हमने बताया मानसून ख़राब हो गया, मानसून अच्छा हो गया, तो क्या हो गया, प्राइस वेरी करना चाहिए था, मगर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि गेहूं का प्राइस क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। मानसून जैसा भी है, ठीक है, चाहे जैसा भी है मानसून, उसका प्राइस कितना है, पर क्विंटल कितना है, 1975। ये हमारा क्या है, गेहूं का क्या है, एमएसपी है। ये बात सबको समझ आ रही है। तो ये हमारे क्या है, प्राइस फ्लोर मेजर्स हैं। ये बात सबको समझ आ गई। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देख लेते हैं हमारा क्या, प्राइस सीलिंग क्या होता है। जैसे वहाँ पे फ्लोर था, नीचे मतलब फ्लोर से नीचे नहीं जाना चाहिए, तो सीलिंग मतलब छत से ऊपर नहीं जाना चाहिए, मतलब एक मैक्सिमम प्राइस से ऊपर नहीं जानी चाहिए चीज़ें। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं हम लोग, मैक्सिमम प्राइस फिक्स किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम प्राइस को क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, प्राइस को प्रिवेंट किया जाता है, प्रिवेंट अ प्राइस फ्रॉम राइजिंग अबव अ सर्टेन लेवल। क्लियर है। अब यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, जो हम लोग गैस सिलेंडर लेते हैं, ठीक है, उसका जो प्राइस पहले हम लोग रखते थे, नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर जो होता है, ठीक है, उसका मान लेते हैं प्राइस कुछ था 900 रुपीज़ मान लेते हैं, ठीक है। मगर गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट क्या देती है, सब्सिडी देती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि आपको कितने में मिलेगा, 600 रुपये में मिलेगा। क्लियर है, ये बात सबको समझ आ गई। तो प्राइस एक्चुअली में कितना है सिलेंडर का, 900, मगर देती कितने में, 600 रुपये में। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, 600 रुपये फिक्स कर दिया प्राइस सिलेंडर का। तो 600 रुपये से ऊपर तो प्राइस नहीं जाएगा सिलेंडर का। क्लियर है। तो ये क्या है, हमारा प्राइस सीलिंग मेजर है, ठीक है। ये बात सबको समझ आ गई है। तो 900 रुपये एक्चुअल में अगर मार्केट में होता है वो सिलेंडर, तो कितने में बिकता है, 900 रुपये में, मगर अभी कितने में बिक रहा है, 600 रुपये में। क्लियर है। कितने में मिल रहा है, 600 रुपये में मिल रहा है। क्लियर है। तो इसका निगेटिव इफेक्ट क्या हुआ, तो पहले क्या होता था, अगर आप नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर लेते हो तो कितने रुपए में मिलेगा, 900 रुपये में मिलेगा, मगर अगर सब्सिडी वाला लेते हो तो कितने में मिलेगा, 600 रुपये में। क्लियर है। ये डायरेक्टली मिल जाता है 600 रुपये में। मगर अब क्या कर दिया है गवर्नमेंट ने, अब क्या कर दिया है कि सबको कितने में मिलेगा, 900 रुपये में ही मिलेगा, सबको कितने में मिलेगा, 900 रुपये में ही मिलेगा। मगर अब आपकी जो सब्सिडी होगी वो किस में आ जाएगी, आपके अकाउंट में आ जाएगी। क्लियर है। इससे फ़ायदा क्या हुआ, वो हम देखते हैं कि जो ये प्राइस सीलिंग मेज़र जो होता था, इसका निगेटिव इफेक्ट क्या होता था। प्राइस सीलिंग मेज़र का निगेटिव इफेक्ट क्या होता था कि जैसे एग्जांपल से समझते हैं कि निगेटिव इफेक्ट क्या होता था कि ब्लैक मार्केटिंग को क्या होता था,
प्रमोशन मिलता था। ब्लैक मार्केटिंग क्या होती थी? प्रमोशन मिलता था। ठीक है, ब्लैक मार्केटिंग को प्रमोट करते थी ये चीज़। क्लियर है? कैसे? अब जैसे क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने कहा है कि सब्सिडी वाला सिलेंडर कितने में मिलेगा? 600 रुपये में मिलेगा। तो कितने में मिलेगा? 600 रुपये में मिलेगा। तो 600 रुपये वाला सिलेंडर लोगों ने भर भर के रख लिए। क्लियर है? तो होर्डिंग कर ली। होर्डिंग का मतलब जमाखोरी कर ली, और 600 रुपये वाला सिलेंडर भर भर के रख लिया, क्योंकि पहले क्या कहता है, रिस्ट्रिक्शन भी नहीं था कि सिलेंडर आराम से आप पता नहीं 24 सिलेंडर ऐसे कुछ ले सकते थे। तो लोगों ने रख लिए, और फिर बाद में कितने में बेच रहे हैं? बाद में 1000 रुपये में बेच रहे हैं। क्लियर? तो ये क्या होता था? ब्लैक मार्केटिंग का क्या होता था? इससे प्रमोशन होता था, ब्लैक मार्केटिंग में प्रमोट होती थी हमारे यहाँ पे। ठीक है, इसकी वजह से। तो अब फ़ायदा क्या हो गया? अब सबको कितने में मिल रहा है? 900 रुपये में मिल रहा है। अब अकाउंट में पैसा किसके आ रहा है? जिसने सिलेंडर ख़रीदा है। तो जिसके अकाउंट में पैसा आएगा तो उसको कितना? 600 रुपये में पड़ेगा। क्लियर? तो इस वजह से हमारा जो ये डीबीटी स्कीम आई है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम, इसकी वजह से हमें क्या हुआ है? ब्लैक मार्केटिंग पे कुछ हद तक क्या लगाया गया है? रोक लगाया गया है। क्लियर है? ये बात सबको समझ आ गया है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? फिर से बता देते हैं, एक बार फिर से बता देते हैं। मान लेते हैं पहले नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर कितने में था? नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर कितने में था? मान लेते हैं पहले नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर कितने में था? 900 रुपये में था। और सब्सिडी वाला कितने में था? 600 रुपये में। तो गवर्नमेंट ने बोला कि जो सब्सिडी वाला सिलेंडर है वो 600 रुपये में मिलेगा। तो लोगों ने क्या किया? सब्सिडी वाला दिखा के और सिलेंडर भर भर के रख लिए, होर्डिंग कर ली, और बाद में कितने में बेच रहे हैं? 1000 रुपये में बेच रहे हैं, 1100 में बेच रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है? ब्लैक मार्केटिंग प्रमोट हो रही है। ठीक है, क्लियर है ये बात? मगर अब क्या होता है? अब क्या होता है कि सबको मिलता है कितने में? सबको मिलता है 900 रुपये में ही, और बाद में जिसने ख़रीदा है उसके अकाउंट में क्या आ जाता है? 300 रुपये आ जाते हैं। मान लेते हैं 300 रुपये आ जाते हैं, तो कितने का पड़ता है? 600 रुपये का पड़ता है। तो इससे क्या होगा? निगेटिव इफेक्ट क्या हो गया? हमारा ख़त्म हो गया। ब्लैक मार्केटिंग पे कुछ हद तक क्या लगा है? रोक लगी है। क्लियर है ये बात? तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का ये हमारा क्या हुआ है? फ़ायदा हुआ है। प्राइस सीलिंग मेजर से जो निगेटिव इफेक्ट आ रहा था ब्लैक मार्केटिंग, उसको हटा दिया गया है। किसकी वजह से? डीबीटी की वजह से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की वजह से। क्लियर है? तो आगे अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।